हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसके बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। अब हम लोग बात करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। यानी कि जो शब्द है मेसोपोटामिया, ये लिया गया है किससे? ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसमें मीसोस का मतलब होता है बीच में, और प्रोटोमोस का मतलब होता है मतलब नदी, यानी कि रिवर। यानी कि जो मेसोपोटामिया है ये एक मतलब ये एक ऐसा लैंड है जो कि है कहाँ पे? यूफ्रेस और टिग्रिस नदी के बीच में। इस वजह से इस जगह का नाम क्या था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नाम रख दिया है, क्योंकि ये जो जमीन है ये दो रिवर्स के बीच में थी। इस वजह से इसका नाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नाम रख दिया गया इसका। और इसका दूसरा नाम है सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, द फर्स्ट यहाँ पे पूरा लिख नहीं पाया मैं। तो हम लोग बात करें कि जो मतलब सुमेरियन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ की पहली लैंग्वेज कौन सी थी? सुमेरियन लैंग्वेज थी। इस वजह से इसे सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हम लोग बात करें 2000 बीसी के बाद क्या बन गया? बेबीलोन एक इम्पोर्टेंट सिविलाइज मतलब एक इम्पोर्टेंट शहर बन गया। तो इस वजह से इसे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहा गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके दूसरे नाम है जो कि हम लोग अभी पूरे पूरे डिस्कस करेंगे। तो बाद में यहाँ पे कुछ लोग आए जो कि अकादियन भाषा बोलते थे। तो इस वजह से इसका नाम साउथर्न पार्ट में आ गया मेसोपोटामिया के। इस वजह से इसका नाम अकादियन सिविलाइजेशन पड़ गया। अब हम लोग बात करेंगे असीरियन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो जब यहाँ पे असीरियन सिविलाइजेशन आ गया यहाँ पे, और इस वजह से यहाँ पे इसका नाम क्या कर दिया हम लोगों ने? असीरियन सिविलाइजेशन नाम रख दिया। तो ये इस प्रकार से अलग अलग कई लोग कई नामों से जानते हैं इस सिविलाइजेशन को। हम लोग बात करेंगे फीचर क्या थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, यानी खासियत क्या थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो भैया ये जाने जाते थे अपने समृद्ध शहरों की वजह से। इनकी रिच लिटरेचर था, और ये लोग मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इवन की जो मेसोपोटामिया की राइटिंग सिस्टम था ये पूरे पूरे एरिया में मेडिटेरियन, नॉर्थर्न सीरिया, टर्की सब जगह पे फैल गया था। इस वजह से इन्हें जाना जाता था। इस वजह से हमने देखा इनका राइटिंग सिस्टम की वजह से इस चैप्टर का नाम भी क्या है? राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो भैया सिटी लाइफ तो थी और राइटिंग भी फेमस थी। तो इस तरह से आप लोग इसका एक लिटरल एक तरीके से मतलब निकाल सकते हैं क्यों इस चैप्टर में इस देश के बारे में बताया, इस सिविलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया हमें इन मतलब इसके सोर्सेज क्या-क्या हैं कि इसके बारे में पता चलता है हमें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो हमें यहाँ पे हमने मेसोपोटामिया की बिल्डिंग्स को स्टडी किया, स्टैच्यूज़ को स्टडी किया, ऑर्नामेंट आभूषणों को स्टडी किया, ग्रेव्स को स्टडी किया, टूल्स को स्टडी किया, और सील्स को एज़ अ सोर्स इस्तेमाल किया कि हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। और हमें यहाँ पे बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट मिलते हैं, इससे कि हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में और गहरी नॉलेज होती है, और डिटेल में पता चलता है हमें इसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में। तो यहाँ का जो लैंड है वह ज़्यादा यहाँ पे हमें बहुत अलग-अलग प्रकार के एनवायरनमेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पे प्लेन्स वगैरह हैं, और जहाँ पे ढके हुए मतलब पेड़ वगैरह ढके हुए हैं जो कि पहाड़ों की तरफ जाते हैं, स्ट्रीम्स बह रही हैं, जंगली फूल उगते हैं, तो ये सब हैं। तो यहाँ पे अच्छी फसल वगैरह भी उगाना हो तो उगा सकते हैं, क्योंकि प्लेन्स वाले रीजन में हम लोग फसल उगा सकते हैं। तो नॉर्थ में ऐसे मैदान हैं जहाँ पे लोग अपनी भेड़ों-बकरों को चराने के लिए ले जाते हैं। और ईस्ट में ऐसी है कि यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज़ देखने को मिलती है। ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं? नदियों की सहायक नदियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जैसे टिब्रिस नदी हुई, तो ये क्या करती है? कम्युनिकेशन मतलब रास्ते वगैरह देती है, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? ईस्ट में। और अगर साउथ की बात की जाए तो साउथ में क्या है? डेज़र्ट है, और यहीं पहली शहर मतलब सिटीज़ वगैरह थी हमारी, और यहीं पे राइटिंग इमर्ज हुई थी। और हम लोग बात करेंगे कि भैया यहाँ डेज़र्ट ही मतलब कि यहीं पे सिटी क्यों बनी? क्योंकि भैया जो रिवर हमारी यूफ्रेट्स और टिग्रिस थी, तो भैया ये दोनों नदियाँ आती, तो अपने साथ अच्छा-अच्छा मिनरल्स वगैरह लेके आती बहाव के साथ। और जब तेज़ बहाव आता तो अपने साथ मिट्टी छोड़ जाती हैं यहीं पे फील्ड पे, और इससे इस जगह को उपजाऊ बना जाती। तो इस वजह से यहाँ पे सिटीज़ वगैरह डेवलप हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा हो सकता था हमारा। तो बात करें कि वहाँ क्या केवल एग्रीकल्चर ही अच्छा नहीं था, वहाँ पे सीप्स थीं, गोट्स थीं, तो इनसे हमें मीट, वूल सब कुछ मिल जाता था। और हम लोग बात करें नदियों से मछलियाँ मिल जाती थीं। इस वजह से जो था हमारा मेसोपोटामिया प्रॉस्पेरस हो सका था, यानी कि इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो गई थी।
अब लोगों के बारे में बात करेंगे कि शहरों के अंदर क्या होता था मेसोपोटामिया के अंदर। तो अर्बन सेंटर्स के अंदर हम लोग देखते थे कि बहुत से लोग क्या करते थे, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे, जैसे कि फूड प्रोडक्शन हुआ, ट्रेड हुआ और दूसरी अलग-अलग सर्विसेज़ हुई। तो इससे हुआ क्या है कि लोग अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होने की वजह से बजाय दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। इससे क्या हुआ कि इसे डिवीज़न ऑफ लेबर भी कहा गया। जैसे कि हम लोग आज के समय पे देखते हैं कि अगर हमें रिचार्ज कराना है तो रिचार्ज वाला अलग है, अगर कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने वाला अलग है। तो ये सारा हमें अभी भी सेम देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की तो भैया यहाँ पे इतने लोग एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। तो क्या होता था कि अब इन्हें बाहर से सामान भी मँगाना पड़ता है, जैसे कि फ्यूल हुआ, मेटल हुआ, दूसरे स्टोन्स वग़ैरह हुए, वुड्स हुए, तो इन्हें स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए। तो ये काम भी कहाँ देखने को मिलता था हमें, ये शहर के अंदर ही देखने को मिलता था। जैसे कि अपने सामान अच्छे तरीके से रख लें, फिर जब ज़रूरत हो तब डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारा अगला टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़ एंड कम्युनिकेशन। तो हम लोगों ने देखा था कि मेसोपोटामिया के अंदर फूड की तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वूल्स वगैरह, एग्रीकल्चर, मछलियाँ वगैरह सब कुछ तो था हमारे पास। तो फिर अब दिक्कत क्या थी, तो पर इनके पास ये फूड रिसोर्सेज़ तो काफ़ी भारी मात्रा में थे, पर अगर बात की जाए मिनरल रिसोर्सेज़, जैसे कि हमारे क्या हुए, वुड्स हुए, जैसे वुड्स हुए, स्टोन्स हुए, टूल्स हुए, तो इन सब के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? बाहर सामान मँगाना पड़ेगा। अब बाहर से सामान मँगाएँगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। इवन कि आप लोगों को पता हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इनके रिलेशन देखने को मिले हैं किसके, मेसोपोटामिया के। वहाँ यहाँ की सील्स हमें वहाँ पे देखने को मिली हैं। तो भैया ट्रेड के लिए भी तो ऑर्गेनाइज़ेशन चाहिए पड़ेंगी, तो सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन थी वहाँ पे। और हम लोग दूसरी बात करें तो अब ट्रेड करने के लिए उन्हें अब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए सामान भी तो चाहिए पड़ेगा। यानी कि कुछ कार्ट हो या फिर कुछ हो, वो तो फिर हमें ऐसे जानवर चाहिए पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया वो लोग क्या करते थे, चीपेस्ट वे क्या होता था, वाटर ट्रांसपोर्ट होता था। तो जो आई मीन जो नदियाँ होती थी वो छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ती थी। तो वो बेसिकली इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे कि वो नदियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते थे और ये उनके लिए काफ़ी सस्ता भी पड़ता था। अगर हम लोग बात करें, हर सोसाइटीज़ के अंदर लैंग्वेजेस होती हैं और वो किसी एक ख़ास तरीके से बोलते हैं और उनका कुछ ख़ास मतलब निकलता है। तो हम लोग बात करते हैं तो यही हमारी क्या होती हैं, वर्बल लैंग्वेज, वर्बल कम्युनिकेशन होती है और राइटिंग भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है। बस इसका लिखने मतलब जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। यानी कि हम लोग डिनोट, जैसे कार मुझे कुछ बोलना है, राम बोलना है या फिर काम बोलना है, तो हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं उसको एक स्पेसिफ़िक मीनिंग दे देंगे कि इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि ये भी क्या है, जो राइटिंग है वो भी क्या वर्बल लैंग्वेज ही है, बस इसका जो बोलने का तरीका है वो डिफरेंट है। हम लोग बोलने की जगह पे लिख के दिखा देते हैं ऐसे। तो अगर पहली बार हम लोग अगर राइटिंग के सोर्स की बात करें तो वो हमें मिलता है कहाँ पे, फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट मिलती है कहाँ पे हमें, कब मिलती है, 3200 बीसीई में मिलती है। तो इसमें पिक्चर्स, साइंस वगैरह और अलग-अलग पिक्चर्स बनी हुई हैं। और हम लोग बात करें, ये उनकी लिस्ट है, तो इनके बारे में पता क्या चलता है, तो ये क्या हुआ था कि जो उरुक के मंदिर होते थे वहाँ लाए जाते थे, उनके बारे में लिखा हुआ है कि क्या-क्या, जैसे फिश हुई, ब्रेड हुई, तो ये सारी चीज़ें लाई जाती थी, तो इनके बारे में लिखा हुआ है। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे केवल पत्थरों की टैबलेट्स नहीं मिली हैं, हमें यहाँ पे मिट्टी की टैबलेट्स भी देखने को मिली हैं, जिनको हम लोग बात करें बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। तो उसमें होता क्या था कि इसे पानी में थोड़ा गीला करके इसे स्मूथ बना देते थे। फिर उसके ऊपर अलग-अलग जैसे सांचे होते हैं, तो उसी शेप में हमें जो लिखना होता था वो उसमें चिपका देते थे, साइन बना देते थे। तो जब वो सूख जाती थी तो फिर उसके ऊपर वो कुछ उभर के आ जाती थी वो चीज़ें। तो अप्रॉक्स 2600 बीसी के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो क्यूनीग्राफ्स थे, इसमें सुमेरियन भाषा के साइन किए गए और अब इसका जो राइटिंग था, अब इसका इस्तेमाल केवल हम लोग बात करें कि अलग-अलग चीज़ों के लिए होने लगा था। तो इनका इस्तेमाल अलग-अलग चीज़ों के लिए होने लगा था, जैसे कि इनका मतलब इस्तेमाल केवल रिकॉर्ड्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि अलग-अलग डिक्शनरीज़, जैसे कि किसी को अगर लैंड ट्रांसफ़र करनी हो उसको लेकर, या फिर किसी राजा के बारे में बतानी हो तो वो हुआ, राजा का मैसेज हुआ तो उसके बारे में बताना हो, कुछ अनाउंसमेंट करानी हो, तो इन सब चीज़ों के लिए भी किसका इस्तेमाल होने लगा था, इस लैंग्वेजेज़ का मतलब इसका भाषा का इस्तेमाल होने लगा था। तो इसके बाद क्या हुआ कि 2400 बीसी में जो सुमेरियन भाषा थी इसे रिप्लेस कर दिया अक्काडियन भाषा ने और अब जो क्यूनिफ़ॉर्म थे उसमें अकादियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। तो अभी तक हमने देखा था कि क्यूनिफ़ॉर्म में अलग-अलग लैंग्वेजेज़ को एंग्रेड कर दिया गया था, साइन को एंग्रेड कर दिया गया था। तो अगर हम लोग बात करें क्यूनिफ़ॉर्म क्या था? तो क्यूनिफ़ॉर्म कोई कोई अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं थे। ये एक तरीके से साउंड थे। क्या थे? साउंड्स वगैरह थे। सॉरी, मतलब साउंड्स नहीं बताते, मतलब किसी चीज़ का मतलब बताते हैं। इनका कुछ स्पेशल मतलब निकलता है।
क्योंकि हम लोग अगर बात करें यूनिफ़ॉर्म्स क्या थे, तो यूनिफ़ॉर्म्स किसी ख़ास प्रकार का मतलब बताते थे कि उसकी कुछ स्पेसिफ़िक मीनिंग होती थी और हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते थे और इनके लिए हमें बहुत सारे ठटकर्म करने पड़ते थे। जैसे कि मिट्टी के ऊपर लो, उसे बनाओ, फिर सुखाओ, फिर लिखो, फिर सुखाओ। तो ये क्या मानी जाती थी, एक राइटिंग स्किल मानी जाती थी। तो अब इसको बहुत कम लोग कर पाते थे और जो लोग कर पाते थे, तो भैया उनकी मान के चलो उनकी इज़्ज़त थोड़ी बढ़ जाती थी। तो वही है, हमने जैसा कि कहा कि ल जो मेसोपोटामिया है, वहाँ पे बहुत कम लोग पढ़े-लिखे थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता था इन सब चीज़ों को कर पाना और जो पढ़ पाते थे, उनकी वैल्यू भाई ऊपर होती थी। जैसे कि आज आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो बड़ी पोस्टों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो जो लोग कर लेते हैं, उनके लिए अच्छा होता है, जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फिर तो वो हाथ मलते रह जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेंपल इन मेसोपोटामिया। तो हम लोग बात करें स्टार्टिंग के जो सेट थे वो टेंपल्स के आसपास ही क्या हुए थे, उभरना शुरू हुए थे। कुछ ऐसा ट्रेड सेंटर की तरह उभर के आए थे और कुछ शाही परिवार थे, मतलब शाही शहर थे, बड़े बड़े शहर थे। जो स्टार्टिंग के सेटलर थे, तो जो गांव वगैरह में थे, तो उन्होंने अपने घर घर वगैरह बनाना स्टार्ट किया टेंपल्स के आसपास ही, ऐसा कुछ करते थे। तो धीमे धीमे वही है कि भैया विलेज किसमें, सिटीज में डेवलप होते हैं, टाउन सॉरी, जो विलेज होते हैं वो टाउन में डेवलप होते हैं, बाद में सिटीज़ बन जाती हैं। तो ऐसा ही ये हमें फ़ॉर्मेशन देखने को मिलता है, चाहे हम लोग किसी सिविलाइज़ेशन की बात करें तो। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे पुराने टेम्पल की, तो ये बहुत छोटा है और मतलब कच्चा है, बहुत अनबेक्ड ब्रिक से बना हुआ है और हमें यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के गॉड्स देखने को मिले हैं, जैसे चंद्रदेव, सूर्यदेव और गॉडेस किसकी प्यार और युद्ध की देवी की, मतलब यहाँ पे हमें मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिली हैं। और समय के साथ-साथ जो टेम्पल्स थे वो बड़े होने लगे, क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग कमरे होने लगे और जैसे कि आप लोगों ने गोपुरम वगैरह, अब अगर आप लोगों ने एंशिएंट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा होगा कि जो मंदिर थे उसमें गर्भगृह वगैरह और मंडपा वगैरह होने लगा था, तो काफ़ी जगह चाहिए पड़ती थी पूजा, मतलब आदमियों को खड़े होने के लिए। तो धीमे-धीमे बड़े इसमें बड़े-बड़े स्लैब्स लगे होते थे जो नॉर्मल बिल्डिंग से अलग होते थे। और हम लोग बात करें कि अब यहाँ पे क्या करते थे, ऑब्वियस सी बात है वो गॉड के ऊपर फ़ोकस होगा, तो यहाँ पे लोग अलग-अलग सामान लेके आते थे, जैसे कि चावल हुआ, मछली हुई, तो ये सब देने के लिए भगवान को आते थे। और पहले के लोगों का यही बिलीव था कि भैया के कुछ जैसे नहीं प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं भगवान के पास, तो ऐसा ट्रीट जो भी उनके पास होता था वो भगवान को चढ़ा देते थे। तो ये हमें देखने को मिला। और मंदिर के आस-पास हम लोग देखेंगे कि जैसे कि तेल पिरोना हुआ, अलग-अलग काम हुए, स्पिनिंग हुई, वीविंग हुई, तो ये सब होने लगा। तो इस वजह से जो मंदिर वगैरह थे, इनसे अर्बन इंस्टीट्यूट, मतलब एक अर्बन ब अब जब एक जगह पे 32 काम होने लगेंगे, तो धीमे-धीमे शहर तो विकसित होने ही लगेगा ना। तो धीमे-धीमे ऐसे करके आगे चल के शहर वगैरह बनने लगे, ऐसी अर्बनाइज़ेशन होने लगी वहाँ पे भी। तो हमने यही देखा कि जो हमारे मंदिर थे वो क्या एक अर्बन इंस्टीट्यूशन बनने लगे थे, समय के साथ-साथ जब यहाँ पे बहुत प्रकार के काम होने लगे थे। जैसे कि हमने बताया था, तेल पिरोना हुआ, वीविंग वगैरह हुई, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होने लगीं। धीमे-धीमे अर्बन सेंटर का एक इंस्टीट्यूशन बन के रह गए हमारे क्या टेम्पल्स। अब हम लोग बात करेंगे कि राजाओं का क्या इम्पोर्टेंस रहता था कि वो मंदिर वगैरह बनवाते थे मेसोपोटामिया में। तो हम लोग बात करेंगे अब हमारे के बहुत सारे हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऐसे मिलते हैं कि जो गाँव है वो मतलब रिलोकेट होते रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। क्यों? क्योंकि बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती थी, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो अपना रास्ता बदलती रहती थी। तो और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब एक नदी जा रही है, मान चलिए एक ऊपर साइड है, एक नीचे साइड आदमी रह रहा है, तो ऊपर साइड से जो पानी आ रहा है, तो ऊपर साइड वाला पूरा पानी रोक लेगा, अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेगा, नीचे वाले को इस्तेमाल ही नहीं करने देगा। तो फिर भैया आप खुद इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ पे हमें इन दोनों के लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई हो जाएगी तो फिर वॉर होगा, युद्ध होगा। जब युद्ध होगा तो भैया जब जो राजा दूसरे राजा को हरा देगा, तो भैया हारने वाला को सब सामान देना पड़ेगा उनका। उन्हें लूट लिया जाता था, उन्हें प्रिज़नर बना लिया जाता था। और उनको मतलब ऐसा गार्ड और नौकर बना लिया या गुलाम बना लिया जाता था। अब धीमे-धीमे जो भैया लोग जीत रहे थे, जीत रहे थे, जीत रहे थे, उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब पैसा इकट्ठा हो गया तो भैया ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है तो आदमी शो ऑफ करने लगता है। तो आदमी क्या करेगा? मंदिर बनवाने लगेगा। मंदिर बनाएगा, उसमें अलग-अलग डिज़ाइन डालने लगेगा। तो हमने अभी अपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ी हो अपने इंडिया की भी, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि राजाओं के पास वो क्या करते थे, पहले के समय पे मंदिर बहुत सारे भव्य बनवाते थे। क्यों बनवाते थे? क्योंकि उन्हें अपना पैसा शो करना होता था, अपनी प्रेस्टीज शो करनी होती थी कि भैया हम कितने अमीर हैं, हमारा देखो। तो फिर बेसिकली जो बाहर के इन्वेडर्स होते थे, वो मंदिर में ही अटैक क्यों करते थे? उनका कोई धार्मिक पर्सपेक्टिव थोड़ा कम ही होता था, पर उनका मेन इम्पोर्टेंस ये होता था कि वो एक तरीके से शो करते थे कि भैया देखिए हमने आपका स्टेटस तोड़ दिया, लीजिए।
और हम लोग बात करेंगे कि मंदिर बनवाता कौन मतलब बनाता कौन था? तो भैया जो लोग हार जाते थे उन्हें पकड़ लेते थे और जो जिन लोगों को पकड़ा रखा था, बंदी बना के रखा था, वो लोग बनाते थे और लोकल पीपल बनाते थे। तो इनके लिए कंपल्सरी था कि उन्हें बनाना पड़ता था और ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते भैया, तो ऐसा कुछ नहीं, करना ही पड़ता था। इसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? उन्हें राशन मिलता था और और हम लोग बात करें कि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी इन मंदिरों को बनाने के लिए, तो फिर कंपल्सरी करवा दिया था ये तो। हम लोग बात करेंगे कि जो मतलब कि लाइफ़ कैसी थी सिटी और सिटी और शहर में जीवन कैसा था उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो अगर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें नॉर्मली न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती थी और कई कई बार हमें ये भी देखने को मिलता था कि शादी के बाद जो लड़के की फैमिली होती थी तो उनके साथ भी वो लोग रहते थे। और यहाँ पे क्या थे, जो पापा थे यानी कि फादर थे वही क्या थे, हेड थे। और शादी कैसे होती थी? शादी के बारे में बात करते हैं, तो जो लड़के घर वाले होते थे, वो भेजते थे लड़की घर वालों की तरफ क्या मतलब रिश्ता भेजते थे। अगर लड़की घर वाले रिश्ता स्वीकार कर लेते तो भैया शादी हो जाती थी और फिर शादी के बाद क्या करते थे मतलब गिफ्ट को एक्सचेंज करते थे। और हम लोग बात करें कि और दोनों लोग साथ में मिलकर ऑफरिंग देते थे कहाँ पे? मंदिरों में। तो देख रहे हैं कि मंदिरों की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हर एक क्षेत्र में मंदिर को इम्पोर्टेंस मिल रही है, हर एक सेक्टर में। और हम लोग बात करें उर शहर की तो उर सबसे पुराने यहाँ के मोहनजोदाड़ो के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ की गलियाँ बहुत ज़्यादा पतली थीं, जिससे कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो पहिए वाले कार्ट्स होते थे वो नहीं जा पाते थे। तो जो सामान होता था वो गधों की या फिर हम लोग बात करें दूसरे जानवरों की बैक पर रख के ले आया जाता था। यहाँ पे हमें जो घर बने हैं तो वो कोई परफेक्ट मैनर में देखने को नहीं मिलते हैं। और इवन कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे कोई पक्की अच्छी टाउन प्लानिंग नहीं है और गलियाँ भी नहीं है और यहाँ पे कोई टाउन प्लानिंग तो थी नहीं। और हम लोग बात करें नालियों की तो यहाँ कोई नाली वगैरह भी नहीं थी। और हम लोग बात करते थे मोहनजोदाड़ो की तो मोहनजोदाड़ो में हमें सब नालियाँ वगैरह सब देखने को मिलती थी। और हमें यहाँ पे क्ले के पाइप देखने को मिले जिससे कि ये लोग क्या करते थे, पानी के जो बारिश बारिश का पानी होता था उसे रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इन लोगों को पता होता था कि भैया बाहर पानी नहीं है, बाहर पे नालियाँ नहीं हैं, फिर भी ये लोग अपना कचरा वहीं फेंकते थे। जिससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड लेवल था वो धीमे-धीमे रेज़ करने लगा। जब भैया ग्राउंड का लेवल राइज़ हो जाएगा तो आपका घर का गेट भी तो ऊपर करना पड़ेगा। तो इन लोगों को गेट जो घर के थे वो भी ऊपर करने पड़ते थे जिससे कि बारिश के समय पर पानी अंदर ना आ जाए। तो ये सब दिक्कत देखने को मिलती थी। और जो घर में लाइट होती थी वो खिड़कियों से नहीं आती थी बल्कि गेट के से आती थी, जो कि कोर्टयार्ड में बने होते थे। और उस समय पे हम लोग देखें बहुत अंधविश्वास से भरी हुई बातें देखने को मिलती थीं और ऐसा लिखा भी है, कुछ टेबल्स में लिखा हुआ अभी भी है। जैसे कि अगर अंदर की जगह बाहर गेट खुलता हुआ दिख गया तो फिर जो बीवी है वो बहुत बुरी किस्मत लेके आई हस्बैंड के लिए। तो ये सब फालतू की तकनुसी बातें भी उस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी जैसे कि हमारे समाज में चलती हैं। और उर शहर की एक बात और है कि यहाँ पे हमें कब्रिस्तान देखने को मिलता है, जहाँ पे रॉयल लोग और आम लोगों को दफनाया जाता था। और रॉयल लोगों को हम लोग बात करें कि ये होता था कि उनके साथ उनके हथियार हुए या फिर सोने के बर्तन हुए, अलग-अलग चीज़ों के साथ रखे जाते थे। और इवन कि वहाँ पे हम लोग बात करें कि ये सीन था कि जो डेड बॉडीज़ थीं, बहुत बार तो उन्हें जो लोगों के घर के फर्श होते हैं, उसके नीचे भी देखने को मिली हमें वहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल ज़ोन, यानी कि हम लोग अब बात करेंगे लाइफ़ कैस कहाँ की, मारी सिटी की। तो मारी सिटी में एप्रॉक्स क्या हुआ था कि 2000 बीसी के आसपास के वहाँ पे जो मारी है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करने लगा था, यानी कि समृद्ध होने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रोडक्शन होती थी, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था यहाँ पे और यूफ्रेट्स नदी के पास बसा हुआ था, तो यहाँ पे एनिमल रियरिंग भी होती थी और जो आस-पास के क्षेत्र के जो चरवाहे